नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में संतों में आक्रोश, अखिलेश यादव के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, फूका पुतला। अखिलेश ने संतों पर सोशल मीडिया पोस्ट की थी टिप्पणी। एक बार फिर मौसम ने ली करवट। 24 सितंबर तक सभी जिलों में मौसम रहेगा शुष्क, कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी। गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति मामला, जज मनीष मिश्रा का अचानक हुआ तबादला। भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई कर रहे थे जज। काशीपुर में आईजीएल कंपनी में किसानों की एक गोष्ठी का आयोजन, हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को दिया गया है बढ़ावा। खटीमा में शेर ने ग्रामीण पर किया हमला, स्थानियों ने घायल शख्स को पहुंचाया अस्पताल। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मसूरी में कार नियंत्रित होकर खाई में गिरी, 4 युवक का किया गया रेस्क्यू, कार सवार युवक हुए घायल। देहरादून में भविष्य निधि कार्यालय में कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए चलाया गया अभियान, भविष्य निधि आयुक्त ने दी जानकारी। रुड़की में पीआरडी जवान के साथ धोखाधड़ी का मामला, कंपनी मालिक ने हड़प 4 लाख रुपए कई साल पहले उधार लिए थे पैसे। देहरादून में जिलाधिकारी ने किया साइकिल रैली को शुभारंभ, युवा संगठन जिला प्रशासन को सौंपेगी जल संरक्षण की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर से बड़ा हादसा होने से टला, सड़क किनारे भू धंसाव होने से टायर निकला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के साथ ही बीजेपी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरियाणा विधानसभा चुनावों में मोर्चे पर उतारा है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। तो उधर उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आ गया है। भ्रष्टाचार करने के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज मनीष मिश्रा का ट्रांसफर हो गया है। बता दें कि जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी और विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस संबंध में अवगत करवाना था, लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस से राय रखते उससे पहले ही जज साहब का ट्रांसफर हो गया। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है की छांव न ज्ञान का फल है, वो ऐसे वृक्ष के तले बैठे हुए हैं ये कांग्रेसी। इनको ये नहीं पता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफर और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीजें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। और लेकिन अगर इन तथ्यों से हट के मैं इनको एक बात और इनका इतिहास याद दिलाना चाहूं तो ये अपनी तरीके से अपने जो इनकी तानाशाही चल रही है उस तरीके से ये सभी पार्टियों को अगर देख रहे हैं तो ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। फिर एक फैसले के लिए इन्होंने उसको हाई कोर्ट के जज से के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया रिटायर होने के बाद। फिर एक फैसले का जब उन्होंने फैसला कर लिया इनके पक्ष में तो वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हटा के कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़वाया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं और उद्यान घोटाले में तो उनपे सीबीआई जांच चल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ने उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए हैं। तमाम प्रमाण विजिलेंस कोर्ट के सामने उन्होंने रखे हैं और विजिलेंस कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जांच को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति की मांग की है। अब जीरो टॉलरेंस सरकार की अग्नि परीक्षा है कि वो कब तक अपने मंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच के आदेश देती है या नहीं देती है। और इसी बीच कल जिस तरीके से विजिलेंस कोर्ट के
जज का स्थानांतरण हुआ है उससे आम जनता में एक अलग ही चर्चा है कि आखिर इसमें जांच की होगी भी या नहीं होगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पार्टी में नेताओं की गुटबाजी भी सामने आ रही है। हरिद्वार में रविवार को आयोजित हुए सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहुंचने ने आयोजनकर्ता बीजेपी नेत्री ने पार्टी के दूसरे नेताओं पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करवाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। अगर किसी भी कार्यकर्ता को कोई शिकायत है तो उचित मंच पर ही आकर बात रखनी चाहिए। कार्यक्रम में ये हुआ कि इस कार्यक्रम को स्थानीय नेताओं ने रद्द कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे रोका है। कभी वो किसी चीज का हवाला देके, कभी किसी चीज का हवाला देके। लोगों की भावना बहुत आहत हुई है क्योंकि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब पुष्कर धामी जी को देखने के लिए थी, उनकी भाषण सुनने के लिए उद्मक थे, लेकिन वो नहीं आए तो उनके मन में बेचारों को दुख तो है ही कि वो क्यों नहीं आ रहे बार बार मेरे से। हाँ, मुख्यमंत्री जी का आना उनके किसी आवश्यक कार्य की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन शायद उनको कोई गलतफहमी हुई है, वो उनसे बातचीत करके उनको दूर कर लेंगे। वो हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हो सकता है उनको कुछ गलतफहमी हुई हो, उनको कुछ लोगों ने गलत बता दिया हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत उनसे बातचीत करके उनको बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और उनको समझाया भी जाएगा। इस तरह की जो अनावश्यक बेवजह बातों को उचित जगह ही प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए और जहाँ जो मंच है, जिस स्तर पे वो बात करनी चाहिए उसी स्तर पे बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे इस संदर्भ में बात करेंगे। एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए अगर आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20, 21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है तो 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या एक दुका जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज और कल में। तो उधर उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्र अचानक काशीपुर पहुंचे और अपने अधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर एक बैठक ली। बैठक में पुलिस का जनता के साथ व्यवहार पर चर्चा हुई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये काशीपुर क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस मोड़ पर एक बैठक ली। इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली। इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए, उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की। और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जनता का स्नेह और प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम अपराध को भी मुक्त करें और जनता में विश्वास पैदा करें कि अपराधी होंगे वो जरूर जेल जाएंगे।
तो वहीं रुड़की में सुलानी नदी पुल निर्माण और नगर की अन्य समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक जन मोर्चा ने बीजेपी के नगर विधायक प्रदीप की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तरह का पुतला फूका है, ठीक है जी, क्या हो गया, उसे अपना विकास कर रहा है, रुड़ गया कर नहीं रहा, ये है लब्बो लबान इसके नहीं जगाने का नहीं, उसे भगाने का कर रहे, जगह जाग तो गया वो तो देहरादून तक विकास कर लिया उसने। सरकार तो खा रही उससे, और सरकार तो जरिया बना रखा है उसने सरकार को, हर मुख्यमंत्री से सेटिंग रहे उसकी, बाकी वो अपने विकास के लिए करे, रुड़की के नहीं करता। देखिए मेन तो बहुत कुछ है, एक ये पुल को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, और विरोध प्रदर्शन और भी बहुत के यहाँ से हाल ये हो रहा है कि जो ज़मीन जरा सा वो है लगुना पैदा किया, और उसके बैना में सिर्फ ज़मीन खरीदारी के, नंबर 2 की ज़मीनें खरीदने के, ज़मीनों में चोर बाजारी करने के विधायक का एक ही काम रह गया है, सिर्फ लोगों की ज़मीनों को लूटो, ज़मीनें के बैना में कराओ, चाहे वो पहले बिकी हुई हों। एक कंपनी ऐसी बना रखी है, कुछ लोग उनके जेल में भी पड़े हुए हैं, अब वो उनसे विवाद कराते हैं ज़मीनों में, और फिर जो है उसमें कंप्रोमाइज़ करके उसको औने पौने दाम खरीद लेते हैं। विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुल की क्या हालत है, बच्चे जो है कहाँ कहाँ को घूम कर आ रहे हैं, एक डेढ़ घंटा बच्चों को बसों में लगता है। जहां राजधानी देहरादून के नगर निगम सभागार में सफाई कर्मियों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने की। बैठक में सभी सफाई कर्मियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। देखिए, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आज हमारे आए, उन्होंने रिव्यू लिया। हमारे कुछ साथियों ने और जिले से अन्य नगर पालिकाओं ने या कुछ दून मेडिकल वालों के साथियों ने अपनी समस्याएं रखी। उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। हम सभी उनके निर्देशों का पालन करेंगे और उनके सुझावों को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की बहुत बदतर स्थिति है। सरकार तो पैसा भी देना चाहती है और श्रम कानून का पालन हो ये भी सुनिश्चित करती है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर इनका आर्थिक दोहन करने के उद्देश्य से कानूनी दांवपेच में कर्मचारी को फंसा कर रखना चाहते हैं। आज राजकीय मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। 2017 से उन्हें आधा वेतन दिया जा रहा है, पूरी बिल की प्रोसेसिंग हो रही है, पूरा बिल का भुगतान हो रहा है। लगातार जांच कमेटी बनी, हमारे जो MNA हैं नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त माननीय गौरव सिंह IAS हैं, उनको यहाँ पर उस कमेटी का जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया DM साहिबा ने। उन्होंने 1 महीने में उस कमेटी की रिपोर्ट देनी थी। हमने एक दस्तावेज दिया, हमने एक पूरी डिटेल बना करके दी कि कितना कितना डिफरेंस है, अकाउंट में कितना पैसा आया, EPF में कितना जमा हुआ, ठेकेदार ने कितना लिया है। उसके बावजूद भी सपोर्टिंग दस्तावेज लेकर भी 9 माह में भी एक IAS अफसर आज तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर पाया। हमने आज माननीय चेयरमैन माननीय वेंकटेश जी हमारे बीच उपस्थित हुए, M वेंकटेश जी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से हमारे बीच रिव्यू मीटिंग लेने के लिए आए थे। हमने उनसे आग्रह किया, उन्हें अपनी समस्या बताई और हमने कहा कि ये IAS हमारी इस जांच कमेटी का कोई उत्तर नहीं देंगे, ये इस मामले को दबा करके रखेंगे, उनसे ये जांच कमेटी छीन ली जाए, किसी उच्च अधिकारी से या उच्चतर स्तर से इस जांच कमेटी को कराया जाए ताकि इन कर्मचारियों को न्याय मिल सके। आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग हुआ है। मीटिंग में बहुत समस्या चर्चा हुआ है। एक समस्या, बड़ा समस्या, ये मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज में बहुत समस्या है, लेकिन 1 साल पहले से ये समस्या चल रही है। इसमें PF नहीं है, ESI नहीं है, बाकी है, बड़ा पैसा है इसमें। इसमें कमिश्नर ने इंक्वायरी किया है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। इसलिए मैंने अभी बोल दिया, डायरेक्शन दिया है, फटाफट करना चाहिए, कदम करना चाहिए। दूसरा, सभी ईओ में काम कर रहे हैं, नगर पालिका में काम कर रहे हैं, उसको बहुत कम सैलरी है, बहुत कम है, लेकिन स्टेट ना 500 दे रहे हैं। अभी नगर निगम में 500 मिल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में 200-300 मिल रहा है। ये गलत है, इसलिए मैंने डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस इनको देना चाहिए। ये बाकी पूरा डायरेक्शन दिया है। महिला को हरासमेंट सेल बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है।
खबर नैनीताल जिले के ओखला कांडा खंसियूसा है, जहां से युवक को दरोगा ने इतना पीट दिया कि युवक के शरीर में चोट के गहरे निशान बन गए। वहीं गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग भी की। वहीं मामले में सीओ के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए हैं। तो उधर मसूरी में जिला अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स ने मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। डॉक्टर की समस्या का जल्द निस्तारण की मांग है। वहीं डॉक्टर अभिनव वैदिक ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ से लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। हम लोग खाली प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है। जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मसूरी को इन लोगों ने दुर्गम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। तो अब यहाँ लोग आना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर कम से कम होते जा रहे हैं। अगर यह दुर्गम होगा, कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ बर्फ़ पड़ती है और वो क्या कहते हैं लैंडस्लाइड होती रहती है, बारिश बहुत है, गाड़ियाँ आए दिन गिरती रहती हैं, तो इसको दुर्गम होना चाहिए। मसूरी के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, ये तीनों को सुगम कर दिया गया है, जिसको दुर्गम कराने की हमारी मांग है। अभी हमारी संघ का ये हम लोगों ने डिसाइड कराया है कि हम 3 तारीख तक तो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। अगर 3 तारीख के बाद भी हमारा ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तब हम पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे। खाली इमरजेंसी चलेगी, बाकी ओपीडी वगैरह सारी बंद हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, जहां उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू किया है, जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्जन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक को राज्य के लिए जरूरी बताया और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो कांग्रेसी पागल हुए हैं। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आप आम जनमानस से अगर बात कीजिए, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। तो मैं अपने कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, आप वो सुबुद्धि दे, नहीं तो यहाँ की जनता ने जो आपका हाल किया उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। देखिए, अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा था। तो सरकार ने
आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया, देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया, ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसको प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पे जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज दबाने के लिए सब किया गया। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, केवल खोखली बातें हैं केवल। मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक गुस्सा है, एक खोखला नारा। तो वहीं देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हालत में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिससे आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। देखिए, फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें, आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।